नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। दरअसल लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि नया वेरिएंट कोरोना वायरस का आया है, जो दुनिया भर में फैल रहा है, उसको लेकर नया नया डेटा सामने आ रहा है। जैसे जैसे इसके मामले बढ़ रहे हैं, सभी देशों में इसका डेटा इकट्ठा हो रहा है और साउथ अफ्रीका से इससे जो डेटा आ रहा है, जो कि अर्ली डेटा कह रहे हैं, यानी कि अभी शुरुआती दौर का डेटा है, उसको देखते हुए WHO ने कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो उससे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट कम खतरनाक हो सकता है, डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी चेताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रामक बहुत ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। ऐसे में उन्होंने नसीहत दी है सभी देशों को कि वो निगरानी बढ़ाए रखें, ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग हर जगह हो सके, जीनोम सर्वेलेंस हो सके और इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिल सके। चलिए, इस वायरस को लेकर के जैसे जैसे नई जानकारियां आ रही हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए डॉक्टर DK गुप्ता, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुप्ता, ये एक अच्छी कह सकते हैं एक हाफ गुड न्यूज की तरह है कि अर्ली डेटा जो है, जो शुरुआती डेटा है, वो ये बताता है कि शायद इससे गंभीर बीमारी उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि अभी जो वहां के सबसे बड़े अस्पताल भी हैं, वहां से डॉक्टरों का ये कहना है कि जो लोग एडमिट हो भी रहे हैं उनमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं डेल्टा वेरिएंट या अल्फा वेरिएंट के सिम्टम्स के मुकाबले। आप क्या इसके बारे में सुन रहे हैं? अंजलि, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि इसका जो है डेफिनेटली अभी तक जो डाटा आया उससे पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या बहुत ज्यादा डेथ अभी तक नहीं हुई है, जिसमें संक्रामक बहुत ज्यादा नहीं, वायरुलेंट नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अभी एक नई स्टडी आई है, शायद अभी आपने भी देखी होगी, जैपनीज साइंटिस्ट ने स्टडी करी, साउथ अफ्रीका में की है। उसमें देखा गया कि 4.2 टाइम्स मोर ट्रांसमिटेबल है, मतलब तेजी से फैलता है। तो हमारा देश, जो भारत जैसा देश, जहां पे जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है कि 135 करोड़ की आबादी है, वहां पे अगर ये 4 गुना ज्यादा तेज फैलेगा, डेल्टा से 4 गुना ज्यादा तेज फैलेगा, तो हमारे यहाँ पे त्राहिमाम जैसी स्थिति आ सकती है। और दूसरी बात, एक और स्टडी आई है कि ये बच्चों में ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। बच्चों में थोड़ा जो माइल्ड डिजीज भी हो रही है, मॉडरेट डिजीज भी हो रही है, मतलब थोड़ा सा गंभीर डिजीज बीमारी भी हो रही है, और उन बच्चों को पॉजिटिव प्रेशर सपोर्ट पे भी रखना पड़ रहा है, उनका हॉस्पिटलाइजेशन इससे ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तीसरी बात, एक अच्छी बात है कि अभी तक WHO भी कह रहा है कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लगी है, उन लोगों में अभी तक कोई सीरियस इलनेस इसमें नहीं देखी गई। तो हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हमें अभी वेट करने की जरूरत है। और डाटा क्या आने वाला है, यूरोपियन देशों में फैल चुका है, 57 देशों में ऑलरेडी फैल चुका है, तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर अभी हमने सावधानी ये रखी। कि पहले भी ऐसा हुआ था कि जब यूरोप में डेल्टा फैला हुआ था, तब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद हमारे यहां फैल गया, तो हमारे यहां त्राहिमाम हो गई। तो बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो डेमोग्राफी ऑफ हमारे जो देश की है, वो बिल्कुल अलग है। हमारे कोमॉर्बिड पेशेंट बहुत सारे लोग हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाले, ऐसे अस्थमा के लोग, हार्ट पेशेंट बहुत सारे लोग हैं, कैंसर के बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों में माइल्ड डिजीज भी कभी कभी खतरनाक हो सकती है और वहां भी डेथ की संभावना बढ़ सकती है। तो इसलिए कृपया करके जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, सेकेंड डोज, वो सेकेंड डोज की वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाई, वो फर्स्ट डोज लगवाएं। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो सोशल वैक्सीन है, जिसका सबको पता है कि ये सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट इफेक्टिव है, चाहे डेल्टा हो, अल्फा हो, बीटा हो या ओमिक्रॉन हो, सबके अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सबको पालन करना चाहिए, सबको मास्क लगाना चाहिए, सबको बार बार हाथ धोने चाहिए, नाक मुंह आपको नहीं छूना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। इसकी हमें गंभीरता से इसका पालन करना पड़ेगा। सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पब्लिक प्लेस में इन सब सावधानियों का सारे लोग अच्छे से पालन करें। जी, बिल्कुल अहम हो जाता है कि आप अपनी वैक्सीन की डोजेस जरूर लें। हमारे साथ डॉक्टर शुभांग अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं NHS अस्पताल से। डॉक्टर अग्रवाल, वैक्सीन को लेकर ये चिंताएं जरूर एक तरीके से अब सच होती हुई नजर आ रही हैं कि ये वैक्सीन को कहीं ना कहीं थोड़ा उससे एस्केप कर जाता है। लेकिन फाइजर ने जो अभी दावा किया है, कंपनी जो दावा कर रही है, वो ये कह रही है कि बूस्टर डोज, अगर आप तीसरी डोज देते हैं तो आपकी जितनी भी एंटीबॉडी लेवल गिरा होता है 25 गुना, वो 25 गुना बढ़ जाता है और वो कारगर है उतना ही जितनी 2 डोज पुराने वायरस के खिलाफ कारगर थी। तो अभी तो इस पर क्योंकि ये दावा कंपनी का है, WHO इस पर ज्यादा कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर के फिर ये हमें क्या समझाता है?
तो मुझे ऐसे लगता है जी कि ये जो बोलते हैं कि बूस्टर डोज देने से जो न्यू वेरिएंट है उसके भी अगेंस्ट प्रोटेक्शन होगी, वो शायद बात सही नहीं है। कंपनी क्लेम जरूर कर रही है, लेकिन वो जिन देशों के पास एक्स्ट्रा वैक्सीन है वहां पर बूस्टर डोज लगवाना और जो एंटीबॉडीज लेवल धीरे धीरे डिप हो जाते हैं वो उससे बढ़ जाएं, ये बात हम मान सकते हैं। लेकिन जैसे आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एग्जाम्पल लीजिए, किसी भी और वायरस का एग्जाम्पल लीजिए, सिंपल इन्फ्लुएंजा का हर साल एक नया स्ट्रेन आता है और नए स्ट्रेन के अगेंस्ट यही कंपनीज जो है वो नई वैक्सीन की, नए वेरिएंट्स की जो वैक्सीन निकालती हैं जिसको एज अ बूस्टर लिया जाता है। तो वेदर सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि पहली और दूसरी डोज सबकी कंप्लीट की जाए। बूस्टर डोज के लिए अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा, वी शुड बी मोर केयरफुल अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर थिंग्स रादर देन ट्राइंग टू जंप इनटू अ बूस्टर डोज। अभी हमारे देश में जो सेकेंड डोज भी सबकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमें सेकेंड डोज पहले कंप्लीट करनी चाहिए और बूस्टर डोज के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। आई एम श्योर कि जो कंपनीज हैं वो न्यू वेरिएंट के अगेंस्ट रिसर्च करके उसके लिए कुछ ना कुछ वैक्सीन जो है वो जरूर लेके आएंगे। जी, फाइजर ये दावा कर रहे हैं कि मार्च 2022 तक अगर जरूरत पड़ी तो वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए अपग्रेडेड वैक्सीन ला सकते हैं, ये उनका दावा है। डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताना चाह रहा था कि अभी हमारे देश में 2 दिन पहले ही NTAGI की मीटिंग हुई है, उसमें देखा गया, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि जो ओमिक्रॉन है वो करंट जो वैक्सीन से उनके अगेंस्ट कितना इफेक्टिव है। हम सबको पता है कि जितनी भी म्यूटेशन हुई है उसमें 30 म्यूटेशन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में बनी है, और जो हमारे यहाँ वैक्सीन लगी है मैक्सिमम वो वैक्सीन डेवलप ही स्पाइक प्रोटीन से हुई, चाहे वो कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो। तो दुनिया में भी बहुत सारी जो वैक्सीन बनी है मैक्सिमम जो है वो स्पाइक प्रोटीन से ही डेवलप हुई है। तो जब हमें यही नहीं पता कि इसके अगेंस्ट इसकी एफिकेसी कितनी है, कम हो गई है या बहुत ज्यादा कम हो गई है, कितना परसेंट रह गई है, 70% तो नॉर्मल वैसे ही होती थी, अगर ये 30-40% रह गई है तो वो बूस्टर डोज देने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो फिर हमें नई वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी। जैसा आप डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें हर साल हम स्वाइन फ्लू के लिए करते हैं, नया स्ट्रेन डेवलप करते हैं, 3 महीने में नई वैक्सीन डेवलप होकर मार्केट में आ सकती है, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस सारे बन चुके हैं। सवाल ये भी बनता है डॉक्टर गुप्ता कि इंसाकॉग का कहना है कि बूस्टर डोज शायद दे दिए जाने चाहिए, वहीं हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से देख रहे हैं कि वो गो स्लो हो रहे हैं अपने प्रोडक्शन में क्योंकि बहुत ज्यादा डोजेस पड़ी हैं। तो अगर हमारे पास बहुतायत है तो ऐसे में बूस्टर डोज कम से कम एक टेस्ट के तौर पे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को देने में कोई हर्ज क्या है? नहीं, बिल्कुल। NIB जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, वो स्टडी कर रहा है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी कि जो नई जो हमारी पुरानी वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कितना इफेक्टिव है। अगर हमें एविडेंस बेस पे काम करना चाहिए, हमें गिनी पिग नहीं बनाना। हेल्थ केयर वर्कर्स भी इंसान है, उनको भी हमें बूस्टर डोज के लिए ट्रायल नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कोई एफिकेसी नहीं तो उनको साइड इफेक्ट क्यों दे रहे हैं? तो अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाती है कि वैक्सीन की एफिकेसी अगर 50% से ज्यादा है तो हमें बूस्टर डोज देनी चाहिए। अगर 50% से एफिकेसी कम है देन वी शुड डेवलप न्यू वैक्सीन जो अगेंस्ट ओमिक्रॉन के इफेक्टिव हो और उसको देनी चाहिए। अभी हमें जो फोकस करना चाहिए प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, पहली डोज और सेकेंड डोज। अगर बूस्टर लगेगी भी तो पहले उन लोगों को लगेगी जो 40 साल प्लस है, जो कोमॉर्बिड है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, अस्थमा है, कैंसर है या एनीमिया है, या उनको HIV है या लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, तो उन लोग और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो पहले उनको वैक्सीन लगेगी बूस्टर, उसके बाद नॉर्मल पब्लिक को लगेगी। उससे पहले जो एक बात हमने नहीं डिस्कस करी, सबसे इंपॉर्टेंट जो अंजलि जी है, वो हमारे बच्चे अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। उनकी वैक्सीन CDSCO ने अप्रूव कर दी है, SCPC सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूव कर दी है, DCGI ने अप्रूव कर दी है, बट अभी तक सरकार ने और जो कंपनियां हैं उन्होंने मार्केट में लॉन्च नहीं करी है। ये भी हो सकता है ये वैक्सीन जो लॉन्च हो रही है ये भी इनइफेक्टिव हो जाए। तो कृपया करके NIB को और जो हमारी NTAGI को जल्द से जल्द स्टडी करके सही डाटा सबके सामने लाना चाहिए, सो दैट हम फार्मेसी के और फार्मास्यूटिकल कंपनी के जाल में ना फंसे। एक्चुअली अगर हमें वैक्सीन जरूरत है तो बूस्टर डोज सबको लगनी चाहिए, और नहीं जरूरत है तो नए स्ट्रेन की वैक्सीन आनी चाहिए। बच्चों को भी नए स्ट्रेन की वैक्सीन लगनी चाहिए और बूस्टर डोज भी नए स्ट्रेन की लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है बच्चों को हम वो वाला वैक्सीन लगा दें। तो जो नया स्ट्रेन है उसके अगर एफिकेसी चेक करने के बाद ही लगना चाहिए। जी बिल्कुल, कंपनियों के दावे एक तरफ हैं, लेकिन साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक जो डेटा निकाल के देते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो सबसे अहम हो जाती है। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये भी कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी टेस्टिंग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्या है? और अब एक 2 लीनियज में भी स्प्लिट होने, इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 लीनियज बनने की भी खबरें आ रही हैं। आखिर ये सब क्या है और क्यों इसको लेकर खबरें बन रही हैं?
बिल्कुल ठीक है। सो ऐसा होता है कि कोई भी वायरस जब अपने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से नेचुरल एनवायरनमेंट में जाता है, जैसे पहले क्लेम किया गया ये इंजीनियर्ड वायरस था, ऐसा था, पर अब ये जितने भी वेरिएंट हैं ये नेचुरल म्यूटेशंस ऑफ दैट वेदर और नॉट इंजीनियर्ड वायरस हैं। तो नेचुरल म्यूटेशन जो है वो हर देश में, हर कॉन्टिनेंट के मौसम और उसके जो क्लाइमेट के हिसाब से उसमें कितना उसमें सरवाइव कर सकता है उसके हिसाब से वो वेरी करता है। और उसमें हो सकता है किसी देश में वो ज्यादा असर करे ही ना, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी देश में बहुत ज्यादा आतंक मचा दे। लेकिन जो ये नेचुरल म्यूटेशंस हैं, इट इज सेड के विद टाइम जैसे जैसे म्यूटेशन किसी भी वायरस का होता जाता है वो ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली वीक होता जाता है। सो कोई भी वायरस नेचुरल म्यूटेशन से ओवर द ईयर्स और स्ट्रांग नहीं होता है। एक या दो बार हो गया कि एक नई म्यूटेशन आई जिसने डैमेज कर दिया, लेकिन ये कंटिन्यूअस म्यूटेशन प्रोसेस में। सो ऐसे ही ओमिक्रॉन जो अगर साउथ अफ्रीका से निकला, साउथ अफ्रीका में बना, वहां पे एक ये म्यूटेशन बनी, और अगर बाहर निकल के हो सकता है दूसरे देशों में या वहीं पर भी जो है ये फर्दर 2 स्ट्रेन्स में। जैसे जब हम डेल्टा की बात कर रहे थे, जो इंडिया में सेकेंड वेव कोविड का आया था वो प्राइमरीली डेल्टा ही था। सो ये यूके तो बाद में गया, सो बाद में यूके में उन्होंने किया। ऐसे ही जो हमारे आरटीपीसीआर टेस्ट हैं जो अभी तक हम पहले वायरसेस के हिसाब से उनको डिटेक्ट करते थे, उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव्स के इतना सारा जो था डिस्कशंस होती रही। एंड लेकिन सिम्टोमेटिक पेशेंट अगर है तो वेदर और नॉट आरटीपीसीआर इज पॉजिटिव, वी हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट अकॉर्डिंगली। जी, बहुत अहम हो जाता है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर जारी है। कोरोना वायरस पर हमारे इस खास शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की और उससे जुड़े जो नया डेटा आ रहा है उससे क्या पता चल रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हैं जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर शुभांग अग्रवाल हैं जो कि डायरेक्टर हैं एनएचएस अस्पताल से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, एक बात जो WHO ने साफ कही है और लगातार साइंटिस्ट भी कहते हैं, और वो ये है कि जीनोम सर्वेलेंस करना। ये जीनोम सर्वेलेंस क्या होता है और इसका क्या फायदा होगा? बिल्कुल, तो हम लोग जो कोविड की डायग्नोसिस करते हैं या किसी बीमारी की डायग्नोसिस करते हैं उसके कई सारे टेस्ट होते हैं। तो पहला टेस्ट है जैसे हम कोविड में कि हम एंटीजन टेस्ट करते हैं, इसको रैट बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिससे सिर्फ पता लगता है कि ये वायरस है या नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरा होता है आरटीपीसीआर जो और स्पेसिफिक होता है, जो वायरस के किसी न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके कुछ पार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और उससे हमें पता लगता है कि ये वायरस कोविड कंफर्म होता है कि जो वायरस है वो कोविड वायरस है। उसमें स्ट्रेन के बारे में हमें पता नहीं लगता कि ये डेल्टा है, अल्फा है, बीटा है या ओमिक्रॉन है। तीसरा, जो अगर हमें स्ट्रेन पता करना मीन्स हमें उसकी जो न्यूक्लियस है या जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, उसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। और जीनोम सीक्वेंसिंग का जो सर्विलेंस करते हैं, मीन्स कितना % लोगों में जीनोम सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, उसको हम जीनोम सर्विलेंस बोलते हैं। नॉर्मली इंडिया में बहुत कम हो रही है, 0.2-0.3% हो रही है। आइडली 2 से 3% कम से कम होना चाहिए। जो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं दुनिया में जो 10-20-30% तक भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ अभी तक 10 ऐसी जेनेटिक लेबोरेटरीज हैं इंडिया में क्रॉस, जो इस तरह की रेफरल लेबोरेटरीज हैं जहां पे 0.2 और 0.3% सैंपल हम लोग नेचुरली भेजते रहते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो हमारे करंटली जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है हमारी कम्युनिटी में या समुदाय में वो कौन सा वायरस है, वो डेल्टा वायरस ही है, अल्फा है, बीटा या कोई नया स्ट्रेन आ गया। तो हमें म्यूटेशन चेक करने के लिए जीनोमिक सर्विलेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है उसमें कई सारे प्रोटीन म्यूटेशंस हो गए हैं, तो उसमें एस जो लेवल है उसमें चेंजेज आए हैं। तो उसकी वजह से आरटीपीसीआर से हमें ये नहीं पता लगेगा कि ओमिक्रॉन है या डेल्टा वायरस, सिर्फ हमें कोविड पता लगेगा। तो अगर हमें कंफर्म करना है तो हमें इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवानी पड़ेगी। अभी कुछ कंपनियां डेवलप कर रही हैं, कुछ ऐसा प्राइमर डेवलप कर रही है कि जो एस जीन जो अफेक्ट हुआ है वो गायब हो गया है इसमें से, उसको अगर आइडेंटिफाई कर लेंगी तो मे बी कुछ हम रैपिड टेस्ट डेवलप कर पाए या डेवलप कर पाए, जिससे स्पॉट डायग्नोसिस हो जाएगी कि ये ओमिक्रॉन है क्या कोई अदर वायरस है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग पैंडेमिक को समझने में किस तरह से कारगर हो सकती है, और अगर तीसरी लहर का खतरा बनता है तो उसमें क्या ये उसको हल्का करने में या उसको रोकने में मदद कर सकती है? सीक्वेंसिंग से जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि हम ये आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि प्रिडोमिनेंटली किस एरिया में कौन सा स्ट्रेन जो है वो असर कर रहा है। बट अगर आप देखो दुनिया भर में जो है जो डिफरेंशियल टाइमिंग ऑफ लॉकडाउन है
कि पहले इंडिया में सेकेंड वेव आ गई, फिर यूके में आ गई, फिर कहीं पे थर्ड वेव चल रही है। सो ऐसा डिफरेंशियल जो लॉकडाउन्स हैं उसमें ये न्यू स्ट्रेन्स, जैसे ही आप बॉर्डर्स खोलेंगे ये न्यू स्ट्रेन पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सो आई डोंट नो इफ इट इज अ गुड आइडिया कि हम दुनिया भर में जो है लॉकडाउन एक साथ में करें या अलग अलग तरह से करें कि जहां पर लॉकडाउन है। बट इन टाइम्स टू कम जीनोम सीक्वेंसिंग डेफिनेटली अभी हमें यह बता देगा कि कौन से देश में या कौन से एरिया में प्रेडोमिनेंट वायरस जो है कोविड का कौन सा स्ट्रेन असर कर रहा है। और इससे हम समझ सकते हैं कि अगर लेट अस से डेल्टा वेरिएंट सपोज यूरोप में असर कर रहा है और ओमिक्रॉन जो है वो साउथ अफ्रीका में असर कर रहा है, और इंडिया में हमें अभी मालूम पड़े कि जी कुछ डेल्टा के हैं कुछ ओमिक्रॉन के हैं, तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग में गवर्नमेंट को इससे हेल्प मिल सकती है कि कैसे और किस तरह से जो है इसके लिए तैयारी की जाए। बट आई पर्सनली फील कि ये एक बार हर्ड इम्यूनिटी तभी आएगी। आप देखिए इन्फ्लुएंजा को अब हम कुछ समझते नहीं है, ऑफ कोर्स इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन जो है इन्फ्लुएंजा को दुनिया समझती है कि ठीक है भाई एक वायरस है, वो नेचुरली हर बार में जो है वो चेंज होता है और उसके अगेंस्ट न्यू वैक्सीन जो है वो न्यू बूस्टर डोज जो है वो बनता है। और आप विंटर ऑफ लेट अस से 2021 स्ट्रेन जो है आपने आज वैक्सीन लगवा ली, तो यू आर सपोजिटली सेफ बाय 95% फ्रॉम दैट। जी सो ऐसा है जी, शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम है, माफ कीजिएगा, हमें चर्चा को यहीं अब खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इतना साफ है, हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमें यही बताते हैं कि अगर आपने वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो अपनी दोनों डोज जरूर लें, दूसरी डोज मत छोड़िए, ये बहुत अहम है आपकी सुरक्षा के लिए, और मास्क पहनना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।